इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहां से दफा हो जाओ। उसने तंजिया हुनकारा भरा। तो मैं तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रही हूँ। मैंने मुंह बनाया, कल रात से यही बकवास तो कर रहा हूँ और क्या लिख कर दूं? शुक्ला की मौत तक में मुफीद थी और अब नाकारा। वाह, शुक्ला की हलाकत और पैसे का हसूल। तुम्हारी चाहत थी, मैंने फकत साथ दिया। वो इत्मीनान से बोली और अब मैं साथ दूंगी। मैं नफी में सर हिलाया, कहा ना जरूरत नहीं है। मेरी मुश्किलात में इजाफे का शौक है तो टिकी रहो। गहरा सांस लेते उसने गुस्सा जब्त किया। पासपोर्ट का किससे बताओगे? उम्मीद है विश्वास सिंह को मुश्किल पेश नहीं आएगी। पैसे हमारे पास काफी बड़े हैं, इन्हें मुंह मांगे दाम दे सकते हैं। वो बेमुरवती से बोली, SR1 में साथ लेकर जाऊंगी। मैंने इत्मीनान से कहा, ऐसा बस तुम सोचती हो। वो मुसर हुई, वो मेरी है। मैंने वजाहत की, विशाल गुप्ता के यहाँ से चोरी की थी और जितनी रकम वहां से चोरी हुई तमाम तुम्हारे इलाज पर सर्फ होगी। अब बताओ राइफल किसकी हुई? अलबत्ता थंडर बुलेट चाहिए तो ले जा सकती हो। वो तलखी से बोली, भाड़ में जाओ। मैं जानता था कि उससे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसी वजह से फजूल और अहमकाना बहस में उलझ रही थी। मैंने मौजू तब्दील किया, चाय या कॉफी? उसने दांत पीसे, तुम्हारा खून पीने को दिल कर रहा है। मैंने जल्दी पर तेल छिड़का, तुम खैर खैरियत से यहाँ से दफा हो जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। एक वक्त में एक लड़की का ध्यान रख सकता हूँ और फिलहाल परमा अहम है। अच्छी तरह जानती हूँ कल से क्यों बकवास कर रही हो। तुम्हारी लाडली मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मुझे भगाना चाहते हो ताकि उसे कुछ कह ना सकूं। मैंने इस बात में सर हिलाया, जब जानती हो तो तकरार क्यों करती हो? तुम्हारा साथ देना चाहती है मेरी जूती। तुम्हारी लाडली पर थूकना भी गवारा नहीं करती। कैप्टन लोरा ब्राउन कोई आम लड़की नहीं कि किसी थर्ड क्लास लड़की को अगवा करने को भागती फिरे। शुक्र है तुम्हारा छोटा सा दिमाग काम करने लगा है। अब ये बताओ, चाय या कॉफी? वो पुरस्कून हुई, शायद कॉफी से गुस्सा काबू करने में मदद मिले, और मैं इंतकाम उठाकर कॉफी का बताने लगा। शुक्ला की हलाकत का चर्चा जारी था, हम वहीं टिके रहे। थंडर बुलेट मैंने विश्वास सिंह के हवाले कर दी थी कि मेरे लिए SR1 काफी थी, दूसरी राइफल संभाले रखना फजूल था। लोरा का मसला मैंने विश्वास सिंह को बता दिया था। अगले 3-4 दिनों में लोरा का नया पासपोर्ट बन गया था। उसका नाम शमसा अजीज था। वो मुस्लिम तालबा थी जो मेडिकल की तालीम को बरतानिया जा रही थी। इसकी लश्कारे मारती सफेद रंगत को हल्का गंदमी करके आंखों में काले लेंस डाले गए, आधे चेहरे को ढांपने वाली गोल शीशों की बड़ी ऐनक, सर पर स्कार्फ, नाक के नथनों में स्प्रिंग डालकर बारीक सतवा नाक को फुला दिया था। दांतों में गम शीट से जबड़ों को उभारा गया था। यूं उसकी सूरत यकलख्त तब्दील हो गई थी। मेरे बहुत ज्यादा इसरार के बावजूद विश्वास सिंह ने पासपोर्ट पर होने वाला खर्च लेना गवारा नहीं किया था। $1000 के बकदर रकम मैंने लोरा के पर्स में डाल दी थी कि अपने असल हुलिये में आने तक उसे जरूरत पड़ सकती थी। रविंद्र मित्रा और डॉक्टर देवाशीष के यहाँ से हमें काफी रकम हाथ लगी थी जो बहुत कम ही खर्च कर पाए थे। इस वक्त हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रुखसत होने से पहले वो बेसाख्ता बाहें फैलाकर मुझसे लिपट गई। आज बहुत खुश हूँ, कुछ भी मनवा सकती हो, यहाँ तक कि डेट पर जाने की दरख्वास्त भी रद्द नहीं करूंगी। मैं हंसा, तुम्हारे गले लगने की खबर भी अगर पल वैश्य तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। ऐसा भी क्या है? उसने मुंह बनाया, हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों का मुआयनका करना आम रवाज है। इस नरमी से अलहदा करके मैं मुस्कुरा, तुम्हारा रवाज होगा, हमारे यहाँ औरत से मुसाफा करना भी गुनाह है। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। फिर भी मेरी पेशकश बरकरार है, कल भी जा सकती हूँ। मैं संजीदा हुआ, वादा करती हूँ जो कहूँगा मानोगी। उसके लबों पर मधुर मुस्कुराहट उभरी। उम्मीद तो है कि पीछे नहीं हटूंगी। इंटरनेट पर रोजाना 5 मिनट कुरान मजीद की तिलावत सुनना और किसी इस्लामिक सेंटर में जाकर इस्लाम के बारे में मुकम्मल तहकीकात करना, लेकिन यह तहकीक मुसलमानों की किताब पढ़कर करना, किसी मुस्तशरिक की किताबें नहीं। मुताज्जुब हुई, क्या ऐसा करने से इस्लाम कबूल कर लूंगी? मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाई। वो उसकी मर्जी है कि यह शहादत तुम्हारी किस्मत में लिखता है या नहीं। उसने शरारती कहकर लगाया, अगर इस्लाम कबूल कर लिया तुम्हारी बीवी फिर भी नहीं बनोगी। अलबत्ता पहले वाली दोनों को तलाक दे दो तो शायद तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर कर लूं। वादा फिर भी नहीं करती। मैं हंसने में उसका साथ देते हुए बोला, वो बात का मसला है। उसने पूछा, क्या जैनी को भी इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी थी? नफी में सर हिलाया। उसने कभी इस्लाम मुखालिफ बात नहीं की थी। तुम्हें भी इस्लाम कबूल करने का नहीं कहा, सिर्फ इस्लाम को जानने की तरगीब दी है। यार बहुत याद आओगे। इंडिया से जो कुछ लेकर जा रही हूँ इसमें सबसे कीमती तुम्हारी दोस्ती है। अगर तुम ना होते तो शायद अब तक सब कुछ हार कर खुदकुशी कर चुकी होती। ऐसा बस तुम सोचती हो। उसने मुंह बनाया, अगर कभी कॉल करूं तो वसूल कर लेना, या कॉल पर बात करने को भी पलवैश्य की इजाजत दरकार होगी। और डेविड का क्या? वो इत्मीनान से बोली, उसके सामने तुम्हारे साथ डेट पर भी जा सकती हूँ। मैं हंसा, उसे तुम पर एतमाद है या तुम्हें उसकी परवाह नहीं? वो खुलूस से दिल से बोली, नहीं, बल्कि मेरे लिए रिचा बहुत खसूसी है। मैं साफ गोई से बोला, मुझे नहीं लगता था कि जैनी जैसी मुखलिस कोई और दोस्त भी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेचा।
मेरे हाथ को बोसा देकर उसने रुख मोड़ लिया। जब तक नजर आती रही मैं तकता रहा। वो मजबूत किरदार की हौसलामंद और बहादुर लड़की थी। डीनू की शहादत के बाद मेरी ताकत आधी रह गई थी, जो उसके मिलने पर बहाल हुई थी। न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पर भी बेहतरीन कमांडो थी। बिलाशुबा उसकी वजह से मैं काफी मुश्किलात से बचा था। एक अकेला और 2 11 तभी होते हैं जब दूसरा भी बराबर का हो। वो परमा के अगवा तक रुकना चाहती थी, लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम एक के मसाइल तो इख्तिताम पसीर हों। उसके जाते ही जहां तमानियत महसूस हो रही थी वहीं हल्का सा अफसोस भी हो रहा था। उसकी मैयत में बेहतरीन वक्त गुजरा था। बिलाशुबा वो बेहतरीन दोस्त साबित हुई थी, और ऐसे दोस्त भुलाने के नहीं होते। लोरा के जाने के बाद 1-2 दिन मैंने आराम से गुजारे कि परमा के अगवा का कोई मुनासिब तरीका नहीं सूझ रहा था। इस बार इरादा था कि उसे अगवा करते ही मुंबई छोड़ने की कोशिश करूंगा। गोया 2 मसले एक साथ दरपेश थे, परमा को अगवा करना और उसे पाकिस्तान पहुंचाना। इंडिया में काफी वक्त गुजार लिया था, अब तो वतन की फिजाएं सपना लगने लगी थी। बिलाशुबा बाकी तकालीफ और मुश्किलात एक जानिब और वतन से दूरी दूसरी जानिब रखें तो अजियत के पलड़े को जुदाई और दूरी का दुख झुका देगा। रात गए अनजान नंबर से कॉल वसूल हुई। इंडिया का नंबर नहीं था, मुझे शक गुजरा वो लोरा की कॉल है। मैंने मुतात अंदाज में हेलो कहा। रिजा, मैं बोल रही हूँ। लोरा की चहकती हुई आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा था। मैं शाकी हुआ, हालांकि तुम्हें इसी दिन पहुंचते ही खैरियत का बताना चाहिए था। उसकी मुतरन्नम हंसी उभरी। तुमसे नाराज थी तभी कॉल न कर सकी। मैं शरारती लहजा में बोला, नाराज तो मुझे होना चाहिए कि डेट का वादा एफाक किए बगैर तुम भाग गई। वो संजीदा हुई। रिजा, माजरत चाहती हूँ यार, तुम्हारी तो औकात पर पूरा ना उतर सकी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें मेरी जरूरत थी, मगर मेरी सहूलत और आराम को अपनी जरूरत पर तरजीह देते हुए तुमने न सिर्फ मुझे जाने की इजाजत दी बल्कि ऐसा ड्रामा किया गोया मेरा जाना तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है। हालांकि मैंने कथा कलामी करते हुए मौजू तब्दील करना चाहा। बकवास के बजाय कोई काम की बात करो। वो गुलगेर हुई। बकवास तुम करते हो, मैं नहीं। मुझे वो पल अच्छी तरह याद है जब एक दरिंदे की वहशत के बाद मैं मौत को गले लगाने का सोच रही थी, मगर तुमने न सिर्फ मुझे संभाला बल्कि कैद से निकलने का भी हल ढूंढ लिया। और जब मुझे गोली लगी तो किसी महबूबा की तरह गले से लगाए भागते रहे। हालांकि मेरी वजह से तुम पकड़े जा सकते थे। तब मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया था, लेकिन तुम मुझे मौत के फरिश्ते से भी छीन लाए। मेरी तीमारदारी की वो रकम जो तुम अपने मिशन की जरूरियात पर खर्च कर सकते थे, मेरी आसाइश पर खर्च करते रहे। फिर मुझे हवस प्रस्त टोले से बचाने पहुंच गए। तुम ना आते तो जाने वो मेरे साथ क्या करते। सोचा था शायद तुम्हारी 20 खबीज की दौलत पर नजर है, मगर वो रकम भी तुमने मेरे मुंह पर दे मारी। मेरी बकवास, नाज नखरे और मूड बर्दाश्त करते रहे। तुम बहुत अच्छे हो रेजा, बहुत ज्यादा। शुरू में मैं हैरान होती थी कि तुमने 2 लड़कियों से कैसी शादी कर ली। हालांकि तुम्हारी ये सूरत ऐसी अनोखी भी नहीं है कि 2 बीवियों के साथ जैनी जैसी लड़की भी तुम्हें चाहे, मगर करीब रहकर महसूस हुआ कि तुम कितना ख्याल रखने वाले, औरत को अहमियत देने वाले, तवज्जो और इज्जत देने वाले हो। कसम से बहुत ज्यादा हो के 2 दिन नदामत की वजह से कॉल नहीं कर सकी। अगर समझती हो मैं जानती नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत थी तो यकीनन तुम्हारी खुशफहमी हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। तुम्हारे बचकाना दलाल मुझे तब धोखा दे सकते थे कि तुम्हारी फितरत से अनजान होती। अब तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अपने बारे अंदाजा लगाने में शायद गलती कर जाऊं, लेकिन तुम्हारे बारे गलती का इम्कान नहीं है। मैंने उसे जज्बाती कैफियत से निकालने की कोशिश की। सच बताओ कितनी बोतल चढ़ाई है? वो फीका लहजा बोली, तुम जानते हो ज्यादा नहीं पीती। वतन पहुंचने की खुशी में शायद हिसाब न रखा जा सका हो। खफा तो नहीं हो? वो इसी मौजू को चिमटी रही। मैंने उसे तसल्ली दी, पागल ना बनो, हकीकत में तुम्हारी जरूरत नहीं थी। अब किसी को कत्ल तो करना नहीं था कि जरूरत होती, और फिर परी के हसूल के बाद मेरे पास इतना वक्त ना होता कि तुम्हें वापस भिजवाने के बखेड़े में पड़ सकता। शायद तुम्हें मालूम ना हो मगर तुम्हारे पीछे काफी लोग पड़े थे, और मैं परी पर कब्जा जमाते ही 1 मिनट जाया करने के हक में नहीं हूँ। इसलिए यह ख्याल जहन में ना लाओ कि अपनी जरूरत को तुम्हारी सहूलत की वजह से नजरअंदाज कर दिया। वो हंसी फितरत कभी नहीं तब्दील होती। मैं बेजारी से बोला, कोई और मौजू है या कॉल बंद कर दूं? वो शरारती अंदाज में हंसी, गोया चाहते हो सिर्फ परी की बातें करूं? मैंने कहा, नहीं, डेविड का बताओ कैसा है? तुम्हारी वापसी पर खुशी तो हुई होगी उसे। उससे मुलाकात नहीं हुई, पासपोर्ट बनने का इंतजार कर रही हूँ। वो तफसील बताने लगी। 15-20 मिनट गपशप करके हमने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगले दिन मैं बदले हुए हुलिये के साथ शुक्ला की कोठी के सामने मौजूद था। कार के बजाय मैंने मोटरसाइकिल की सवारी को तरजीह दी थी। मोटरसाइकिल खरीदना मेरे लिए मसला नहीं था। 2 दिन मुसलसल निगरानी के बाद भी परमा की शक्ल नजर नहीं आई। तीसरे दिन मेरी उम्मीद बराई। काले रंग के मर्सिडीज के अक्क में 2 जीपों को देखकर मुझे अंदाजा करने में देर नहीं हुई कि कार में कौन हो सकता था। कार को मुतलुबा अस्पताल या कॉलेज का रुख करते देखकर मेरा गुमान यकीन में तब्दील हो गया था। ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि ताक़ुब का शुबा नहीं हो सकता था। पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतरे। परमा के चेहरे पर मुझे उदासी नजर आई थी। उसके अक्कम में नया मुहाफिज नजर आ रहा था। बाकी मुहाफिज उसके पीछे चल पड़े थे। क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, इसलिए मैं भी थोड़े से वक्फे से उनके पीछे हो लिया।
परमा के मुहावजों को देखकर मेरी ये गलतफहमी तो दूर हो गई थी कि शुक्ला के बाद उसकी अहमियत में कोई कमी आई थी। कॉलेज में उसके हमरा 2 मुहाफिज गए थे, बाकी मुहाफिज कैंटीन में चले गए थे। इनकी रोजमर्रा में बस यही तब्दीली आई थी कि अब कॉलेज में परमा के साथ 2 मुहाफिज जाने लगे थे। उसकी वापसी तक का वक्त मैंने वहीं दाएं बाएं घूम कर गुजारा था और फिर उसे घर तक छोड़कर मैं अपने ठिकाने पर लौटा। आज के लिए इतना काफी था। मैं जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था कि उन्हें मालूम होता मैं परमा को अगवा करना चाहता हूँ। पहले वाला अगवा उनके नजदीक शुक्ला की दुश्मनी की वजह से हुआ था और फिर परमा का ड्रामाई फरार उसकी मजीद तायद करता था। शाम के खाने पर बैठने लगा था कि मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर प्रीतो भाभी का नाम देखकर मैंने कॉल वसूल की। दूसरी जानब विश्वास सिंह था। बगैर किसी तमहीद के बोला, एक जरूरी बात करना थी, मेरे पास आओगे या आ जाऊं? मैंने फौरन फैसला किया, मुंतजिर हूं। तुम्हारी भाभी ने साग बनाया है, मकई की रोटी, ताज़ा मक्खन और लस्सी, तो क्या ख्याल है? मैंने कहा अभी खाना ही खाने लगा था और अगर इसके बाद तुम्हारी कॉल आई होती तो इस इस्तफसार पर तुम्हें बहुत गालियां पड़ने वाली थी। अब बच गए हो और बहनों के हाथ का बना खाना तो किस्मत वालों के नसीब में लिखा होता है। जोरदार कहका लगाकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मैंने बारची को खाना ले जाने का इशारा किया और उसकी हैरानी भरी सवालिया नजरों को देखकर कहा, विश्वास सिंह घर से खाना बनवा कर ला रहा है। वह उस बात में सर हिलाते हुए बर्तन समेटने लगा। विश्वास सिंह के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन साग वाकई कमाल का बना था और फिर देसी मक्खन, मकई की रोटी और लस्सी ने लुत्फ दुबाला कर दिया था। मैं पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरा ख्याल है चहलकदमी करते हुए गपशप मुनासिब रहेगी। विश्वास सिंह इस बात में सर हिलाते हुए उठ गया। 2-3 रस्मी बातों के बाद वो मतलब की बात पर आया। को लंबे फासले से एक बंदा मरवाने का तमन्नाई है और इस मकसद को 10-15 लाख खर्च कर सकता है। दिन के 12 भी नहीं बजे तब मुझे लगे तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है। मैंने सिखों के बारे में मशहूर मकूला कि 12 बजे इनका दिमाग काम नहीं करता है ज़ेर बहस लाया। मैं तुम्हें किराए का कातिल लगता हूँ? मैंने खफकी नहीं छुपाई थी। विश्वास सिंह ने सफाई दी, तुम तक पेशकश पहुंचाई है जिगर, तरकीब नहीं दी। मैं बेजारी से बोला, मैं ऐसी पेशकश पर थूकना भी पसंद नहीं करता। वो मुतबस्सुम हुआ, पूछोगे नहीं पेशकश करने वाला कौन है? बाहर में जाए, अब कोई और मौजू छेड़ो। शुक्ला से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? मुझे लगा उसने मौजू तब्दील कर दिया। मैं नफरत से बोला, शुक्ला इंसान के रूप में वो दरिंदा था जिसने वादी कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए। ऐसे आदमी की तो नस्ल मिटा देना चाहिए। विश्वास ने कहा, बस जो ख्वाहिश तुम्हारे दिल में है इसी को कोई अमली शक्ल में ढालना चाहता है। समझा नहीं? मैंने हैरान होते हुए वजाहत चाहिए। वहंसा, शुक्ला की नस्ल को मिटाने का मुफ्त में मौका मिल रहा है, बल्कि मुआवजा भी मिलेगा। मैं दिलचस्पी लेने पर मजबूर हुआ। शुक्ला का कौन दुश्मन पैदा हो गया ये तो मालूम नहीं, बस इतना मालूम हुआ है कि कोई शुक्ला की नवासी परमा के कत्ल का ख्वाह है और शायद उसके मुहावजों की वजह से स्नाइपर की जरूरत पेश आ रही है। क्या? मैं शश्तर रह गया था। तुम्हें किसने बताया? राजपूत दादा तुमसे मिलना चाहता है। उसे लगा धर्मू दादा मुलाकात का बंदोबस्त कर लेगा। धर्मू दादा ने उसे मेरा नंबर दिया है। मैंने तुम्हारे बारे लाइल्मी जाहिर की, अलबत्ता तुम तक राजपूत की बात पहुंचाने की हामी भर ली। तब उसने राजदारी रखने की ताकीद के साथ सिर्फ इतना बताया कि जो मैं उगल चुका हूं। मजीद तफसीलात राजपूत खुद बताएगा। मेरा दिमाग फौरन जोड़ तोड़ में मसरूफ हो गया था। राजपूत दादा को मिलना जरूरी हो गया था। आया परमा का दुश्मन कौन हो सकता था? और राजपूत दादा के लिए परमा को ठिकाने लगाना कौन सा मुश्किल था कि एक स्नाइपर की जरूरत पेश आई थी। मुझे यह परमा की हलाकत से ज्यादा अपने गिर्द बुना जाने वाला जाल लग रहा था। लेकिन ये सच होता तो मेरे इनकार पर राजपूत कोई और कदम भी उठा सकता था और मैं नहीं चाहता था कि परमा को कोई ठेस पहुंचे। अचानक याद आने पर मुस्तफसर हुआ, शुक्ला की नवासी के बारे में मैंने तुम्हें जो कुछ बताया था वो तो राजपूत के सामने नहीं उगला, क्योंकि मैंने उसे परमा के बारे अजमालन बताया था कि उसे उसके वालिद तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो फखरिया आजम बोला, विश्वास सिंह की छाती दोस्तों के राजों का कब्रिस्तान है। मैंने अंदेशा जाहिर किया, तुम्हें यकीन है वो मुझे फांसने का ख्वाहिशमंद नहीं है? वो सिखों की अजली हमाकत से बोला, यकीन मुझे उसका भी नहीं है। क्या आया परीतों की कोख में मेरा बच्चा है, भाई की मेहनत है। मैंने कहा वो तुम्हारा जाती मसला है और यहाँ मेरी जान जा सकती है। वो एतमाद से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुलाकात का मकाम मेरे आदमियों की नज़र में होगा। राजपूत को अकेला आना पड़ेगा और उसकी आमद के बाद जब हमें यकीन हो जाएगा कि खतरे की कोई बात नहीं, तब तुम्हें उस तक पहुंचा दिया जाएगा। मैंने रजामंदी जाहिर की, तो मुलाकात करवा दो। जरूर, अलबत्ता ये फांस निकाल दो कि तुमने मुझे उस लड़की के बारे कोई और कहानी सुनाई थी और बाद में उसे आज़ाद कर दिया। ये सवाल उसे बहुत पहले पूछना चाहिए था। न जाने इतने दिन सब्र कैसे किए रखा। यह बेमुमकिन है। वो मेरे अंदरूनी मामलात में मुखल नहीं होना चाहता था और अपरमा का तस्करा हुआ तो वो अपने इश्तियाक को ना दबा सका। मैंने वजाहत की, छोड़ा नहीं, वो भाग गई थी और अब यहाँ इस लड़की के अगवा की खातिर ही रुका हूँ और इस बारे सिर्फ तुम्हें पता है। मैं राजपूत से मिलकर उसके कत्ल के वजूहात जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे इनकार पर वो किसी और से भी राब्ता कर सकते हैं। दुनिया में मैं अकेला स्नाइपर नहीं हूँ, जबकि मैं इस लड़की को खराश भी नहीं लगने दे सकता। विश्वास सिंह ने समझ जाने का आइडिया देते हुए कहा, कल दोपहर को तैयार रहना। उसके बाद हम थोड़ी देर फजूल गप्पे हाँकते रहे और फिर विश्वास सिंह इजाजत लेकर रुखसत हो गया।
राजपूत से मुलाकात को मुझे घंटा भर का सफर करना पड़ा था। मैं विश्वास सिंह के आदमी के हमरा जीप पर रवाना हुआ था। विश्वास सिंह की तरफ से सब अच्छा का इशारा मिलते ही मैं गांव के मुजाफात में मौजूद छोटे से मकान पर पहुंच गया। धर्मू दादा के कारिंदों ने दूर से इस मकान पर नजर रखी थी। कोई मशकूक हरकत नजर आते ही उन्होंने मुझे आगाह करना था। मकान में दाखिल होने से पहले मैंने अपने मोबाइल फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। राजपूत दादा एक चारपाई पर फैल कर बैठा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन नमूदार हुई, क्योंकि मैं मेकअप में था। लेकिन जो ही उसे मुखातिब किया वो मुस्कुराता उठा और मुआनके को बाजू फैला दिए। रस्मी कलमात की अदाई के बाद हम आमने सामने बैठ के वो फौरन मुद्दे पर आया। विश्वास सिंह आपको मुलाकात की गर्ज व गायत से मुतल्ला कर चुका होगा। मैं इत्मीनान से बोला, मगर मैं सब कुछ आपसे सुनना चाहता हूँ। उसे फौरन पेशकश की। शुक्ला की नवासी परमा को निशाना बनाना है, 10 लाख काम से पहले और 5 लाख काम की तकमील पर। मैंने बेताबी से पूछा, इसे कौन मरवाना चाहता है और क्यों? आम खाओ पेड़ गिनने से कुछ हासिल नहीं होगा। यूं भी अपने दुश्मन की नस्ल को खत्म करने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैंने हैरानी जाहिर की, आपको किसने कहा शुक्ला मेरा दुश्मन है? वो मुतबस्सुम हुआ। ज़ेर ज़मीन तबके का बच्चा बच्चा जानता है शुक्ला के हल्के में गोली उतारने वाला कौन है। मैं सिर्फ लोरा की वजह से उसका मुखालिफ था। लोरा अपना बदला लेकर चली गई। अब मुझे शुक्ला के खानदान से दुश्मनी पालने की क्या जरूरत है? वो मानीखेज लहजे में बोला, किसी को गोली मारने को 15 लाख की रकम आपकी नजर में कम है? मैंने चाबक दस्ती से अपना पत्ता फेंका। मुझे तो लगता है 15 लाख का चारा मुझे गिरफ्तार करने को फेंका जा रहा है और आप जानबूझकर या नादानिस्तगी में उनके आला कारक बन गए हैं। वो खलूस से बोला, आपको मौसन समझता हूँ, एहसान ना भी चुका सका, धोखा नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में चंद शुबहात हैं। अगर जवाब देकर मुतमिन कर सकते हो तो हामी भर लूंगा कि 15 लाख की कतीर रकम छोड़ना वाकई नादानी होगी, मगर अपनी जान का खतरा हो तब 15 लाख क्या 15 करोड़ की भी अहमियत बाकी नहीं रहती। वो जल्दी से बोला, मैं भगवान की सौगंध खाकर यकीन दिलाता हूँ कि आपको फांसने का कोई इरादा नहीं है। ये शैतान का रास्ता है दोस्त, यहाँ भगवान का जिक्र रहने दो। हम एक बेगुनाह के कत्ल का सौदा कर रहे हैं और इसमें भगवान की मंशा शामिल नहीं है, तो इसके नाम की कसम की क्या अहमियत होगी? आपको कैसे यकीन आएगा? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ढप पर आ रहा था। मैं इत्मीनान से बोला, हकीकत जानकर राजकुमारी परमा का दुश्मन कौन है? उसे कत्ल करने की वजह क्या है और उसे कत्ल करने को मेरा इंतखाब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मुंबई का ताकतवर दादा अगर एक लड़की के चंद मुआवजों से डरकर स्नाइपर के बंदोबस्त में मसरूफ हो जाएगा तो अजब तो लगेगा ना। उसे मेरे सर पर बम फोड़ा। विघ्नेश शुक्ला अपनी भांजी को कत्ल करवाना चाहता है क्या? मैं हकीकत में उछल पड़ा था। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, दौलत बहुत बुरी चीज है दोस्त, और ये ऐसी नाहुसत है कि जितना इसमें इजाफा होता जाता है हवस बढ़ती जाती है। शुक्ला ने अपनी दौलत और जायदाद का 2/3 अपने नवासी के नाम लिखा है और ये विघ्नेश से हजम नहीं हो रहा। गो फिलहाल तो परमा उसकी सरपरस्ती में है, मगर जल्दी किसी को जीवन साथी चुनकर अपना रास्ता अलग करने का सोचेगी तब विघ्नेश की ये हैसियत नहीं रहेगी और वक्त आने से पहले विघ्नेश उस कांटे को निकालना चाहता है। मेरे इंतखाब की क्या वजह है जबकि ये काम आप आसानी से कर सकते हैं? उसने वजाहत की, वो चाहता है परमा का कत्ल उसके जिम्मा ना लगे, क्योंकि परमा का कोई दुश्मन नहीं है और उसके मरते ही फौरन विघ्नेश की जात शुबे की जद में आएगी। मैं तंजिया लहजे बोला, स्नाइपर की गोली पर क्या तफसील लिखी होगी कि विघ्नेश बेगुनाह है? शुक्ला का कत्ल आपकी इससे दुश्मनी को जाहिर करता है और परमा को जब एक स्नाइपर की गोली निशाना बनाएगी तो ध्यान फौरन आपकी तरफ जाएगा। विघ्नेश दावा कर सकता है कि आप इनके खानदान के खात्मे के दर पे हैं। मैंने उलझन जाहिर की, तो मैं ही क्यों? कोई भी स्नाइपर इससे कम कीमत में ये काम कर सकता है। उसने उलझन सुलझाई, 2 किलोमीटर से सिर्फ राजा ही ये कर सकता है और परमा को भी 2 किलोमीटर के फासले से निशाना बनाना है ताकि आपके अलावा किसी पर शुबा ही ना किया जा सके। मैंने और शुबा उठाया, पिछले दिनों हमने परमा को अगवा किया था और अपना काम निकलवा कर छोड़ दिया। अगर हम चाहते तभी उसे कत्ल कर सकते थे, क्या अब यह सवाल नहीं उठेगा? उसने शुबे का कला कमा किया। परमा के अगवा के बारे चंद करीबी लोगों के अलावा कोई वाकिफ नहीं। क्या आपने टीवी पर कोई ऐसी खबर सुनी थी? मैंने अगला नुक्ता उठाया। शुक्ला और परमा के कत्ल के बाद खानदान के बाकी अफराद पर हमला ना करना किस खाते में जाएगा? उसने इत्मीनान भरे अंदाज में इंकशाफ किया, क्योंकि परमा के कत्ल के बाद आप मारे जाएंगे। मैं तंजिया लहजे में बोला, माशाल्लाह अच्छी बात है कि मैं अपने कत्ल के मंसूबे में बराबर का शरीक हूँ। कत्ल कोई और होगा जिसे आपकी पहचान दी जाएगी। जब चेहरा धमाके से उड़ जाए तो बाकी जिस्म की शिनाख्त चंद माहिरीन करते हैं और इन बेचारों तक जो खून पहुंचाया जाएगा वो आप ही का होगा। यूं 2 + 2 और 4 हो जाएंगे। मंसूबा हर लिहाज से मुकम्मल और जामे था। कोई झोल रखना, कमी या कजी बज़ाहिर नजर नहीं आती थी और जहां तक मेरा दिमाग काम करता था मेरी जगह किसी दूसरे का कत्ल मुझे हौसला देने को बयान किया गया था, वरना लगता यही था कि परमा के फौरन बाद मेरा ही नंबर लगना था। मैंने अचानक पूछा, परमा की मां का कत्ल भी शुक्ला ने आपसे करवाया था? उसे हैरत का झटका लगा। आपको कैसे मालूम कि शुक्ला ने बेटी का कत्ल करवाया था? मैं साफ गोई से बोला, ऐसी बातें छुपी नहीं रहती दोस्त, और सच पूछो तो मुझे ये बात लोरा ब्राउन से मालूम हुई थी। मैं मुंबई में रहता हूँ। पार्वती शुक्ला का कत्ल अंबाला से आगरा आते हुए हुआ था। अलबत्ता उसका कातिल जो शुक्ला का खास आदमी था
उसे शुक्ला ने मुंबई में छुपने की हिदायत की थी और उसके कत्ल पर मुझे मामूर किया गया था। उसे कत्ल करने से पहले मैंने फितरी तजस्सुस के तहत इसकी वजह पूछ ली थी और जैसे ही उसे मालूम हुआ कि उसके कत्ल के पीछे शुक्ला है, तब गुस्से से बेकाबू होकर उसने सब कुछ उगल दिया था कि किस तरह उस शक्की कल्ब ने बेटी को अपने शौहर से मोहब्बत करने की कड़ी सजा दी। गो बाद में उसे पेशेमानी ने घेर लिया था, तभी वो परमा से बेपनाह मोहब्बत करता था। अलबत्ता उस मोहब्बत में भी उसने ये डंडी जरूर मारी कि परमा बेचारी की माँ का कत्ल उसके बाप के खाते में डाल दिया, यूं उसे माँ के साथ बाप की शफकत से भी महरूम कर दिया। इससे गहरा सांस लिया, खैर ये गैर मुतल्लिक बात है, आप अपना फैसला सुनाएं। एक बेगुनाह लड़की के कत्ल पर आपका ज़मीर मुतमईन है, मैंने उससे जांचना चाहा। उसने संगदिली से फलसफा बिगाड़ा, शेर के शिकार को बकरे की बलि देने वाले शिकारी के मद्देनजर बकरे की जिंदगी नहीं अपना फायदा होता है। बिल्ली चूहे की फिक्र में पड़ जाएगी तो अपना पेट कैसे भरेगी। पैदल चलने वाले को कीड़ों मकोड़ों को बचाने की फिक्र लाक होगी तो अपनी मंजिल खोटी करेगा। उसकी मिसालें परमा की जान लेने के मसले पर बिल्कुल मुंतबिक नहीं हो रही थी, लेकिन मैं परमा का वकील बनकर नहीं बैठा था कि फजूल की बहस करता। मेरा मकसद अपने मिशन की तकमील था। मेरा दिमाग इस तगो-दो में था कि इस मुलाकात को अपने लिए कैसे मुफीद बनाया जा सकता है। मैंने पूछा, परमा का वालिद जिंदा है या उसे भी स्वर्गवासी कर दिया गया है? राजपूत ने मुंह बनाया, इस सवाल का हमारे मामले से क्या ताल्लुक? मैंने बज़ाहिर बेनियाजी और बेपरवाही से उसके सामने तजवीज़ रखी। बस यूं ही ख्याल आ गया था कि अगर विघ्नेश शुक्ला अपनी भांजी को किसी तरीके से बाप के पास भिजवा दे तो इस पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और भांजी से भी जान छूट जाएगी। वो अपने खानदान की सुबकी कहाँ करवाना चाहेगा? इसकी भांजी मुसलमान बनकर पाकिस्तान में प्रवेश पाए, ये इससे बर्दाश्त नहीं होगा। मुखालिफिन के हाथ इसे नीचा दिखाने का मौका आ जाएगा। शुक्ला की जिंदगी में परमा पाकिस्तान नहीं गई, अब क्यों चली जाएगी? इसका जवाब अगले खुद ही फर्ज कर लेंगे जब शुक्ला की दौलत और जायदाद का हसूल होगा और सबसे बढ़कर परमा हमेशा उसके सर पर तलवार की सूरत लटकी रहेगी, क्योंकि वो किसी भी वक्त भारत लौटकर अपनी जायदाद का मुतालबा कर सकती है। इसलिए सोचा जाए तो परमा के कत्ल से बेहतर इस मसले का कोई हल नहीं है।